नमस्कार। सरफेस केमिस्ट्री के 15वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड नंबर की, स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या किसे कहा जाता है? तो सिगमोंडी नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम स्वर्ण संख्या के बारे में बताया। और जो रक्षण शक्ति है, जो सीधे कहिए कि अपेक्षिक रक्षण शक्ति ज्ञात करने के लिए एक संख्या निर्धारित की। और अगर इस संख्या की हम परिभाषा दें तो किसी संरक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड को 10% नमक का जो है घोल है जो 1 ml लिया गया है के द्वारा होने से रोकती है। तो डिफिनेशन चलिए थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी हम डिफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार ये स्वर्ण संख्या निर्धारित की जाती है। अच्छा, और अच्छे से समझिए कि मान लिया एक लायोफिलिक सॉल्ट है और लायोफोबिक सॉल्ट है। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं तो कोगुलेशन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जब मिक्स किया गया लायोफिलिक और लायोफोबिक में, तो ऐसा देखा गया कि लायोफोबिक में मतलब कोगुलेशन हो गया और लायोफिलिक में कोगुलेशन नहीं हुआ। तो इसी प्रक्रिया को पुनः जो है मान लिया जाए दोहराया जाता है कि लायोफिलिक में ऐसा क्या है कि इसमें स्कंदन नहीं हुआ और लायोफोबिक में स्कंदन हो गया। तो हम अगर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मान लिया जाए NaCl लेते हैं और लायोफोबिक सॉल्ट में जो कि स्कंदन हो रहा था, अगर हम लायोफिलिक सॉल्ट मिला देते हैं तो देखते हैं क्या कि लायोफिलिक सॉल्ट मिलाने पर लायोफोबिक सॉल्ट में भी स्कंदन नहीं हुआ। दैट मीन्स कोगुलेशन उसका नहीं हुआ। तो आखिर क्या कारण है कोगुलेशन नहीं होने का? तो हुआ क्या कि लायोफोबिक सॉल्ट के चारों ओर उसके बाहर जो है एक आवरण निर्मित हो गया। जिस प्रकार से लायोफिलिक सॉल्ट में जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया तो लायोफिलिक सॉल्ट के जो भी मॉलिक्यूल्स थे उसके बाहर जल का एक आवरण बन जाता था और उसे कोगुलेशन से रोकता था। ठीक उसी प्रकार लायोफोबिक सॉल्ट में जब हम लायोफिलिक सॉल्ट मिला दिए और इलेक्ट्रोलाइट डाले हुए हैं तो हम देखते हैं क्या कि उसका स्कंदन नहीं हुआ। कहने का मतलब कि लायोफोबिक सॉल्ट के बाहर लायोफिलिक सॉल्ट का एक आवरण बन गया जो उसे स्कंदन होने से रोकता है। तो चलिए हम हेडिंग करते हैं स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। और सिगमोंडी ने 1901 में जो अपेक्षित रक्षण शक्ति है उसे ज्ञात करने के लिए एक संख्या निर्धारित की। लिखेंगे गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या सिगमोंडी। जेड से शुरू होगा, जेड साइलेंट है। 1901 लिखें अपेक्षिक, या डायरेक्ट हम इसकी परिभाषा ले लेते हैं गोल्ड नंबर का कि किसी संरक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट
को 10% नमक NaCl ले लेते हैं के घोल के 1 ml द्वारा स्कंदन होने से रोकती है। तो चलिए हम डिफिनेशन बाद में समझेंगे। एक जो है हम इसके डिफिनेशन के एक्सप्लेनेशन हेतु हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मान लिया जाए लायोफोबिक सॉल है, क्लियर है, और यहां पर मेरा लायोफिलिक सॉल है। अब हम जो है एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl के रूप में यहां डाला, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसका कोगुलेशन करवाता है। तो हम देखेंगे क्या कि देखते हैं इसमें स्कंदन नहीं होता है, और यहां क्या लिख देंगे, स्कंदन होता है। अब नया वर्क क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर हमने लिया, और इस कंटेनर में हम ठीक है लायोफोबिक सॉल लिए हुए हैं, क्लियर है। अब लायोफोबिक सॉल मान लिया जाए हम ml में लिए हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है इसमें भी हम जो है NaCl लाए, ठीक है। ये भी मान लीजिए हम 1 ml 10% NaCl लिए, और हमने यहां पर क्या किया कि इसमें लायोफिलिक सॉल मिलाया, यहां लिख दे रहे हैं इसे, लायोफिलिक सॉल। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो है रिजल्ट मेरा क्या निकला, स्कंदन, या ठीक है डायरेक्ट लिखिए स्कंदन नहीं होता है। तो हमने यहां पर देखा जब NaCl इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहां डाला गया लायोफिलिक और लायोफोबिक है, तो यहां क्या हो रहा था कि जो इसके मॉलिक्यूल्स थे, किसके, तो लायोफिलिक सॉल के, तो इसके बाहर जो है जल का आवरण इसको, इस अणु को पूरी घेरे हुए था, इसके कण को बाहर से जो है सराउंड किए हुए था। इस कारण से इसमें कोगुलेशन नहीं हुआ, इसके कण एक दूसरे से एग्रीगेट नहीं हो सके। लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि इसके कण एग्रीगेट हो करके और वो नीचे जो है कोगुलेट होने लगे, मतलब स्कंदन होने लगा। तो इसी के प्रॉपर्टी को हमने यहां अप्लाई किया, और इस लायोफोबिक सॉल में हमने लायोफिलिक सॉल मिलाया। तो लायोफिलिक सॉल मिलाने के फलस्वरूप हम पाते हैं क्या कि इसका स्कंदन रुक जाता है, स्कंदन नहीं होता है। तो हम कितना ये लायोफिलिक सॉल मिलाएंगे, यह एक प्रकार का हो गया तो संरक्षी कोलाइट। तो संरक्षी कोलाइट
का मान लिया जाए x मिलीग्राम, ठीक है। तो अब हम डिफिनेशन पढ़ते हैं और एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसी संरक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, मतलब जितना मात्रा हम इसमें मिलाएं, जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को, चलिए यहाँ 10 ml हम भी मान लेते हैं कि ये गोल्ड सॉल्ट ही है और 10 ml है, ठीक है, को 10% NaCl के घोल के 1 ml में, चलिए हम 10% NaCl का सॉल्यूशन है और उसका 1 ml हमने लिया है, को स्कंदन होने से रोकती है। मतलब इसके स्कंदन होने से जो लायोफोबिक सॉल्ट इसमें स्कंदन हो रहा था, जो मतलब कोगुलेट कर जा रहा था, इसके स्कंदन को रोका गया। कैसे रोका गया? तो इसी संरक्षी कोलाइड के मिलाने के फलस्वरूप। तो अब एकदम डिफिनेशन स्पष्ट हो गया कि किसी संरक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 10% नमक के घोल के 1 ml द्वारा स्कंदन होने से रोकती है। तो अब हम जो है गोल्ड नंबर निकालने का फॉर्मूला भी देंगे कि आखिर किस प्रकार हम गोल्ड नंबर निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन जो है पूछा गया। यहां पर एक लाइन और समझने का है कि जिस कोलाइड का गोल्ड नंबर जितना कम होगा, मतलब गोल्ड नंबर का जो वैल्यू होगा वह जितना कम होगा, उसकी संरक्षण शक्ति उतनी अधिक होगी। मतलब जितना कम वैल्यू होगा गोल्ड नंबर का, उतना ज्यादा संरक्षित शक्ति होगी। लिख लें, मिटा देते हैं पहले। जिस लायोफिलिक सॉल्ट ले लेते हैं डायरेक्ट, ज्यादा अच्छा है क्या कोलाइड, चलिए लायोफिलिक, जिस लायोफिलिक कोलाइड, चलिए कि अब हिंदी में लिखते हैं स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है उसकी संरक्षण शक्ति उतनी अधिक होती है। मतलब हम देखते हैं कि जो लायोफिलिक सॉल्ट ने मिलाया है, अगर उसकी स्वर्ण संख्या जितना कम वैल्यू होगा, हम देखेंगे कि संरक्षण शक्ति उसकी उतनी अधिक होगी। अब हम गोल्ड नंबर से रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा उसे हम देख रहे हैं, बहुत आसान है कि ऊपर हम लोग लेंगे लायोफिलिक सॉल्यूशन जो लिए हैं हम लोग, लायोफिलिक सॉल्यूशन की मात्रा हम ले लेंगे और वह किस में है, तो मिलीग्राम में मात्रा है। और नीचे हम लोग ले लेंगे लायोफोबिक सॉल्ट, और लायोफोबिक सॉल्ट का हम वॉल्यूम लेंगे, आयतन लेंगे और ml में ले लेते हैं और इंटू 10 करें। चूंकि हम जो है जो NaCl हमने लिया है तो वो 1 ml 10% जो है NaCl लिया जाता है, तो इसलिए हम इंटू 10 कर दें तो ये मेरा जो है फॉर्मूला निकल जाएगा और उस फॉर्मूला से हम एक सवाल भी बनाएंगे। तो हम फॉर्मूला को लिखते हैं कि स्वर्ण संख्या इज इक्वल टू लायोफिलिक सॉल्ट की मात्रा किसमें लेना है, तो मिलीग्राम mg में कर देते हैं और डिवाइडेड बाय लायोफोबिक
सॉल का आयतन ml में इंटू अगर 10 कर दें तो ये मेरा स्वर्ण संख्या का फॉर्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए जाए गोल्ड सॉल है और एक वैल्यू आप ले लीजिए 50 ml ले लीजिए, 50 ml गोल्ड सॉल है और उसको स्कंदन से बचाना है। तो स्कंदन से बचाने के लिए हम जो है जैसे उसमें लायोफिलिक सॉल के रूप में आप जिलेटिन ले लिए तो जिलेटिन लिया जाता है। एक वैल्यू ले लीजिए कि 0.05 mg जो है जिलेटिन लिया गया। तो अब जिलेटिन का गोल्ड नंबर निकाल के लिए कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से निकलेगा, हम उसे निकाल के दिखाएंगे। तो पहले हम जो है ओके होल 50 ml स्टैंडर्ड लीजिए, गोल्ड सॉल को स्कंदित या स्कंदन लिखिए ना, स्कंदन से बचाने के लिए 0.05 mg जिलेटिन लिया जाता है या मिलाया जाता है। अब है क्या, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन मेरा स्पष्ट है कि 50 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल है, मतलब ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है और गोल्ड सॉल का मतलब हो गया मेरा लायोफोबिक सॉल का आयतन है। अब हम देख रहे हैं क्या कि इसके स्कंदन को बचाने के लिए इतना mg मतलब 0.05 mg जिलेटिन मतलब लायोफिलिक सॉल की मात्रा कितना दिया हुआ है 0.05 mg। तो स्वर्ण संख्या निकाले, आसान है, फॉर्मूला इसी को अप्लाई करेंगे और दोबारा हम लिखने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे स्वर्ण संख्या बराबर। तो क्या है, लायोफिलिक सॉल की मात्रा। तो लायोफिलिक सॉल की मात्रा जो है, लायोफिलिक सॉल की मात्रा मेरा कितना दिया हुआ है 50 mg, 50 ml लायोफोबिक सॉल की मात्रा। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 0.05 mg, यहाँ है 0.05 mg और यहाँ डिवाइडेड बाय क्या है, तो लायोफोबिक सॉल का आयतन। तो ये हो गया लायोफोबिक सॉल का आयतन, चलिए 50 ml। अब यहाँ क्या करना है, इंटू 10। तो बहुत आसान हो गया, काट दीजिए, यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी चला गया, 0.01 mg और ये हो गया आंसर। तो ये जो 0.01 mg है, यही मात्रा है, यही स्वर्ण संख्या है उसके स्कंदन को रोकने के लिए। तो एकदम स्पष्ट है। इस तरह से हमने आज मतलब गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या को अच्छे तरीके से समझा। अब हम समझने जा रहे हैं पायस, इमल्सन। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि पायस क्या होता है। ये ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइडी तंत्र है जिसमें डीपी और डीएम दोनों लिक्विड है। मतलब ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है, उस पायस कहते हैं। तो हम मिलाते हैं इसे। गोल्ड नंबर थोड़ा सा समझना टफ था, लेकिन हमने प्रयास किया कि सारे तथ्य को क्लियर करें और मेडिकल सहित हमने बताने का प्रयास किया। चलिए, पायस, इमल्सन,
लिखेंगे ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षेपित प्रवस्था या अवस्था जिसे हम डीपी कहते हैं तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। तो क्लियर है, डीपी और डीएम दोनों क्या हैं? द्रव है। अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले को हम तेल जल पायस कहेंगे और दूसरे को जल तेल पायस कहेंगे। तो अगर तेल जल पायस की हम चर्चा करें तो नाम से क्लियर है क्या कि जल में क्या मिला हुआ है? तेल मिला हुआ है। इसे O/W भी कहते हैं, ऑयल इन वाटर। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम दूध ले सकते हैं, वेनिशिंग क्रीम ले सकते हैं। तो ये पहला प्रकार हुआ। हम लिखेंगे सीधे दो प्रकार। और तेल जल पायस O/W, ऑयल इन वाटर। तो एग्जामिनेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल को पूछा जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ दूध एग्जाम्पल हो जाएगा, उसके बाद वेनिशिंग क्रीम हो जाएगा, वेनिशिंग क्रीम ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि डीपी, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो ये हो गया डीपी और ये हो गया डीएम। और हम यहाँ देख रहे हैं डीपी जगह पर तेल है और यहाँ हो गया जल, और इसी का हमने उदाहरण लिया। इसे इस रूप में भी बुक सब में देखने मिलेगा कि जल में तेल पायस, ठीक है, और इसे तेल जल पायस भी कहते हैं, चूंकि तेल यहाँ पर जो है डीपी हो गया। ठीक इसका उल्टा हम लोग ले लें और यहाँ हम ले लेते हैं जल तेल, ये पहला नंबर हो गया, और दूसरा नंबर हम ले रहे हैं जल तेल पायस। क्लियर है? और इसे हम W/O कहेंगे और क्या हो जाएगा? वाटर इन ऑयल। और अब हम ना लिखने नहीं जा रहे हैं, सीधे लिखेंगे डीपी, और डीपी यहाँ पे जल हो गया और डीएम यहाँ पर तेल हो गया। और एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे तो जैसे हेयर क्रीम, बटर, मक्खन, हेयर क्रीम, ये इसके उदाहरण हो गए। हमने इमल्सन पायस के पायस की परिभाषा और पायस के दो प्रकार को समझा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है कि पायसीकरण क्या होता है। तो सिंपल है कि पायस बनाने की विधि पायसीकरण होती है। हम देखते क्या है, चूंकि दोनों का नेचर सेम है, चाहे हम तेल लें जल लें, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नेचर के हैं। तो इस प्रकार के अमिश्रणीय द्रव को हम किस प्रकार मतलब पायसीकरण कर पायस बनाएंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हेडी हम कर रहे हैं पायसीकरण।
चलिए मिटाया पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। पायस बनाने की प्रक्रिया पायसीकरण कहलाती है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिर हम किस प्रकार से पायस का निर्माण कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि दो मिश्रणीय द्रव है, मिश्रणीय द्रव है मतलब दोनों आपस में नहीं मिल सकते हैं। और अगर हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में दोनों को मिला करके पूरा जो है एकदम हिला रहे हैं, तो देखते हैं कि ठीक है पायस प्राप्त हो जाता है, कुछ देर के लिए जो है वह बन जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। मतलब हम समझें कि अगर अस्थाई पायस बनाना है, कि अब तक क्या है वो अस्थाई है, हमने मतलब मिला दिया उसे और ठीक है वह बन गया कुछ देर के लिए, लेकिन बाद में फिर दोनों जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमको अस्थाई पायस बनाना है तो एक तीसरा अवयव भी उसमें डाला जाता है। और तीसरा अवयव जो है वह क्या हो सकता है, उसे हम इमल्सिफायर कहते हैं, जिसे हम कारक भी कहें। तो हम देखते हैं कि अलग अलग मेरा पायस में अलग अलग इमल्सिफायर है। जैसे OW में हम देखते हैं कि प्रोटीन है, गम है, साबुन है, ये सब जो है मेरा मतलब तेल जल पायस में प्रयुक्त होता है एज ए इमल्सिफायर। और वही हम जल तेल पायस में क्या देखते हैं कि हैवी जो है धातु लवण और अल्कोहल, यह सब प्रयुक्त हो सकता है। फिर से हम समझते हैं कि इमल्सिफायर क्या होता है, एक ऐसा तीसरा अवयव जो दो अमिश्रणीय द्रव जिससे हम पायस का निर्माण करने जा रहे हैं उसे अस्थायी प्रदान करता है। तो एकदम क्लियर हो गया। अब हम लिखने जा रहे हैं कि जब दो अमिश्रणीय द्रव को किसी पात्र में मिलाया, सीधे लिखेंगे हिलाया जाता है, तो दोनों आपस में घुलकर पायस का निर्माण करते हैं। लेकिन ये अस्थायी होते हैं। कुछ समय बाद पुनः पृथक हो जाते हैं। जब ऐसे लिखें, इससे अस्थायित्व, ओह गलत लग रहा, अस्थायित्व प्रदान करने हेतु तीसरे अवयव को मिलाया जाता है
तो सीधे लिखें अस्थाई पायस का निर्माण होता है, अस्थाई पायस का निर्माण होता है। फिर जिसे, अच्छा इसमें लिखे इस तीसरे अवयव को इमल्सिफायर कहा जाता है। तो अब हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं कि आखिर इमल्सिफायर के रूप में, पाइसी कारक के रूप में हम किसे यूज करेंगे। तो दो का हम अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ लिख रहे हैं पाइसी कारक, यहाँ लिख देते हैं O/W और इसमें लिखते हैं प्रोटीन और लिखते हैं गम, साबुन, और इधर उदाहरण ले लेते हैं W/O, भारी धातु लवण, अल्कोहल, ETC कर देते हैं। तो अब हम जो है इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि जो बीच का एजेंट, जो तीसरा अवयव है, जो कि दोनों O मिश्रण द्रव को पकड़ करके रख रहा है, मिलाने में मतलब एक अस्थाई तो पायस बनाने में सहायक हो रहा है, तो वह हो गया मेरा पाइसी कारक। एक और इसके जस्ट अपोज हम ले लें कि बी पाइसी कण या बी पाइसी कारक कौन हो सकते हैं। तो डीमल्सिफिकेशन, मतलब जो पायस का घटक है, कुछ ऐसे भी तीसरे अवयव हो सकते हैं जो दोनों को सेपरेट करने में सहायक हो, मतलब पायस के घटक को पृथक करने में जो सहायक हो उसे बीपाइसी कारक कहते हैं और इस प्रक्रिया को बीपाइसी करण कहते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कि बीपाइसी करण, पहले हम हेडिंग कर लेते हैं और सिर्फ हम यहाँ खाली डीमल्सिफिकेशन, हमको लगता है DE ही होना चाहिए, डीमल्सिफिकेशन। चलिए, बीपाइसीकरण मतलब पायस के निर्माण में सम्मिलित द्रवों को पृथक करने की क्रिया क्या हो जाएगा, बीपाइसीकरण कहलाती है। ठीक है, तो अब हम समझने जा रहे हैं कि आखिर बीपाइसीकरण किस प्रकार हम कर पाएंगे। तो बहुत आसान सा प्रक्रिया है, जैसे हम जो है पायस को गर्म कर दें, तो बहुत गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों द्रव एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, या बहुत ठंडा कर देंगे जमा करके, या हम विकेंद्रीकरण कर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को भी मिला करके हम इसमें मतलब इसके घटक को पृथक कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रक्रिया के अंतर्गत गर्म करके
चलिए ठंडा करके, गर्म करके, ठंडा करके, चलिए इलेक्ट्रोलाइट मिला करके, विकेंद्रीकरण करके, विकेंद्रीकरण द्वारा और इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर पायस के घटकों कर देते हैं को पृथक किया जा सकता है। तो ऐसे काम चलेगा। एक उदाहरण हमको लेना होगा। उदाहरण के लिए हम जैसे ले रहे हैं कि तेल जल है, तो तेल जल पायस में हम अभी तुरंत बताए हैं कि साबुन के रूप में एज ए इमल्सिफायर आप ले सकते हैं कि साबुन क्या करता है कि तेल और जल को एक दूसरे से पकड़े रखता है और अस्थाई मतलब तेल जल पायस का निर्माण करता है। अगर हम उसमें प्रबल अम्ल डाल दें तो जो तेल और जल है वो दोनों आपस में पृथक हो जाएंगे। तो बहुत आसान है। चलिए तेल प्लस जल, और इसमें दोनों बात लिख देते हैं कि चलिए पायसीकारक के रूप में यहाँ क्या हो गया, साबुन, और विपायसीकारक यहाँ हो गया प्रबल अम्ल। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं समाप्त हो गया कि हमने गोल्ड नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और पायसीकरण, विपायसीकरण, ये सारे तथ्यों को समझा और आई होप कि सारा बात क्लियर हो गया होगा। कल इस चैप्टर का लास्ट क्लास होने जा रहा है कि कोलाइड का हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो टोटल हमको कितना, तो आज 15वां क्लास था, टोटल 16 क्लास इस चैप्टर में। तो चलिए अभी तक का सबसे बड़ा चैप्टर हो गया। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12 क्लास लगा था। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। मैनी थैंक्स टू यू।